Hello, commerce graduate. Welcome back to the channel. So, guys, in this part, we are going to cover the next unit related to your subject business management. तो इससे पहले वाले पार्ट्स यूनिट्स नहीं देखे हैं, सो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्लानिंग को डिस्कस किया है, सो देख लीजिएगा उसको। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है आपका कॉमर्स ग्रुप SWNT। पर्सनल क्लासेस के लिए DM भी कर सकते हैं आप मुझे स्टडी विद निहारिका तिवारी @gmail.com में। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss our unit 3 topics as per NEP। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग हमने कर लिया था, जो कि हमने देखा था मैनेजमेंट का पहला स्टेप होता है। ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ों को बेसिकली देखते हैं कि हमें करना क्या, कैसे करना, कौन करेगा, वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं। अब आता है जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग भी फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो आपका प्लानिंग के बाद आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो रिसोर्सेस हैं आपके, ठीक है, उसको अरेंज करते हैं और जो टास्क है, जो काम करना है, उसको अरेंज करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर वे में मतलब जैसे कि आपको फाइनेंस की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी, वो तो चलो स्टाफिंग में कर लेंगे। आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली, तो आप उनको अरेंज करते हो यहाँ पे। ठीक है, लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप उनकी ड्यूटीज असाइन करते हो कि आपका काम ये है, आपको ये काम करना है। इस प्लान को एग्जीक्यूशन में एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपका प्लान है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, आप पूरी टीम ये काम करेंगी। आप मार्केटिंग वाली टीम है, आप पूरी मार्केटिंग पे देखेंगे। आप सेल्स वाले हैं, आप सेल्स पे देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को उनका टास्क जो है वो क्या कर रहे हैं उनको बता देते हैं आपके किस स्टेप पे, ऑर्गेनाइजिंग में। इस तरीके से बताते हैं कि उन्हें पता रहता है कि इसको क्या करना है, कि स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर देते हैं, जिससे लोग हेल्प करते हैं हमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर लें। सो एक प्रोसेस होता है ये आइडेंटिफाई करने का कि क्या काम करना है, उसके बाद उस एक्टिविटीज को ग्रुप करना, लोगों को उनका उनका काम बताना, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेटअप करना। देखो, वैसे तो ये मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वालों का काम मार्केटिंग का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन का है। तो हमने पहले एक्टिविटीज को ग्रुप कर लिया, एक जैसे काम को देख लिया कि कौन सा काम एक जैसे, उनको एक साथ कर लिया। अब उसके बेसिस पे हमने जो एक जैसे काम है उसको एक एक डिपार्टमेंट को बेसिकली क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और वहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन भी सेट कर दिया कि कौन किसको ऑर्डर देगा, किसको किसका ऑर्डर फॉलो करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा काम के रिगार्डिंग, वो सब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, तो बेसिकली हमें समझना ये है कि इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में हम करते क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, तो पहला है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना कि काम क्या करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है कि सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रोथ चाहिए, नए कस्टमर्स के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो आपको प्रोडक्शन अच्छा करना हो, चाहे वो मार्केटिंग करनी हो, चाहे वो रिसर्च करनी हो, चाहे वो लोगों को हायर करना हो, सब कुछ करना होगा। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी हमें काम करना है, ठीक है, जो एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या वर्क करना है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो काम एक जैसे हैं उनको हम एक ग्रुप में क्या कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। एक बार टास्क आइडेंटिफाई कर लें कि काम क्या क्या करना है, फिर जो सिमिलर टास्क उनको एक साथ ले आते हैं, जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि मार्केटिंग रिलेटेड टास्क को हमने एक साथ कर दिया और बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस रिलेटेड टास्क को एक जगह कर दिया और बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR रिलेटेड टास्क को एक बना दिया और बना दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट सबको अलग अलग ग्रुप एक्टिविटी दे रही है कि आपका जो है ये टास्क है, और सारे जो टास्क एक एक डिपार्टमेंट में दिए हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करती है कि हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग का काम करेंगे, अब उन पे प्रोडक्शन का सेल्स का काम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो उसी काम में क्या हो पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे, एक्सपर्ट हो पाएंगे। और उससे क्या होगा, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, स्मूथली काम होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज की। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एक बार हमने टास्क जो एक जैसे उनको ग्रुप कर लिया, अब हमें उनको इंडिविजुअल्स को अब उनको असाइन करना है। कैसे असाइन करेंगे, जो इंडिविजुअल जिसमें अच्छा है, जैसे मार्केटिंग की स्किल्स है किसी के पास, उसकी क्वालिफिकेशन है, तो हम उसको मार्केटिंग रिलेटेड वर्क देंगे। ठीक है, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंस पे, स्किल्स पे और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो हमने एक्टिविटीज को ग्रुप किया है उनको क्या करते हैं, असाइन करते हैं।
जैसे अ पर्सन गुड एंड नंबर इज गिवन बजटिंग वर्क, एक पर्सन है जो किसमें अच्छा है, नंबर्स में अच्छा, तो हमने उसको कौन सा काम दे दिया कि आप बजटिंग का काम देखो। ठीक है, सबको पता होता है कि सबको क्या करना है और सब उस चीज की क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने बकायदा सबको उसके टास्क दिए हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, हमने सबको टास्क तो बता दिया, बट बिना उनको पावर दिए वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हमें उनको पावर भी देनी होगी कि वो डिसीजंस ले। ठीक है, तो ये स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम अथॉरिटी देते हैं लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने दे दी कि आपका ये काम, आपका वो काम है, लेकिन उस काम को करने के लिए मान लो उनको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी, अगर उनके पास पावर नहीं होगी तो वो रिसोर्सेज वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनको अथॉरिटी भी देनी है, पावर भी देनी है कि आपको इस काम को करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैनेजर, उसको हमने अथॉरिटी दे दी कि आप मार्केटिंग के मैनेजर, तो आपको अगर मार्केटिंग का बजट कराना है अप्रूव तो आपको करा सकते हो। ठीक है, ये आपकी अथॉरिटी है। तो कोई भी टास्क देने के साथ साथ आपको उसको पावर भी देनी होगी जिससे वो काम कर पाए। तो डेलीगेशन ये भी इंश्योर करता है कि क्विकर डिसीजन मेकिंग हो। सारा काम आप ये सोच के रखो कि हम टॉप मैनेजमेंट हम ही डिसाइड करेंगे, तो फिर डिले होगा, हर चीज आपसे ही पूछ पूछ के की जाएगी। बट अगर आपने अथॉरिटी को हर डिपार्टमेंट वाइज अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है तो वो अपने स्टेप पे क्या कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। एंड लास्ट जो आप इसमें करते हो वो होता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं पूरा, जहां पे सबको पता होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉय है, किसको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, जब सबको पता होता है कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे इनको रिपोर्ट करना है, ये मुझे देखेंगे और ये मुझे इनसे बातचीत करने का मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तो सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एक दिशा में सब काम करेंगे। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले देखो काम क्या क्या है, एक जैसे काम को एक जैसे ग्रुप में करो, लोगों को उनका टास्क दे दो उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अथॉरिटी दे दो और एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉय है। सब कुछ हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर कर दिया, प्रॉपर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो इन शॉर्ट में कहें, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है टास्क को आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना, लोगों को असाइन कर देना उन टास्क को, उनको पावर दे देना उस टास्क को करने के लिए, और उनका रोल क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, वो भी क्लियर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर देता है। हमने देखा भी ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया है, जो एक्टिविटीज उनको आइडेंटिफाई किया, ग्रुप किया और लोगों को बता दिया कि आपका आपका ये काम है। तो वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रहेगा, हर इंडिविजुअल को पता रहेगा कि उसकी क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबको पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन उसका बॉस है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा कि सब बार बार एक ही काम कर रहे हैं, ये कह के क्या रहे हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमको तो पता नहीं, हमको लगा ये करना, हमने भी ये कर दिया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होगी, जब आपको बताया जाएगा कि आपका ये काम है तो आप उससे मुकर भी नहीं सकेंगे। तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ये इंश्योर करना ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल हो, फाइनेंस हो या इंफॉर्मेशनल हो, वो बेस्ट पॉसिबल वे में आप क्या कर पाओ, यूज कर पाओ। क्योंकि हम लोगों को टास्क जो भी दे रहे हैं उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दे रहे हैं, नौसिखिया लोगों को हम टास्क नहीं दे रहे हैं। तो जिसको भी हम टास्क दे रहे हैं उसको पता है कि उसको कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है और वो उस तरीके से बेस्ट रिसोर्सेज का यूज कर पाएगा उसके बिना वेस्टेज किए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज हो। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। जब हम सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप करते हैं और उनको लोगों की क्वालिफिकेशन स्किल के हिसाब से देते हैं और वो लोग वही काम करते हैं बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे मार्केटिंग पीपल मार्केटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं तो मार्केटिंग में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इससे उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, चार है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, और ये सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है, आपने प्रोड्यूस कर दिया, बट मार्केटिंग कौन कर रहा है उस चीज की। ठीक है, सबको प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस भी चाहिए, फाइनेंस पे भी डिपेंड हो रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में आपस में कहीं क्या क्या है, इंटर रिलेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में जहां टास्क भी आपस में क्या हो, लिंक्ड हो, आपस में डिपार्टमेंट दूसरे साथ कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, बातचीत करें एंड देन एक साथ टीम की तरफ वर्क करें। जिससे क्या होगा, कोई डिले नहीं होगा क्योंकि सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
प्रोडक्शन वालों को अगर मार्केटिंग बता रहा है कि आपका डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन और अच्छे से करो, तो आप प्रोडक्शन को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और टास्क भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ करती है कि आप इजीली एक्सपैंड कर पाओ नए डिपार्टमेंट में, नए लेवल पे, क्योंकि आप जैसे जैसे अच्छा कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको और एम्प्लॉयज लाएंगे, आप और एम्प्लॉयज को टास्क असाइन करोगे। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपका, जहाँ पे आपको आपने सब कुछ प्रॉपर अरेंज करके रखा है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप नए डिपार्टमेंट में क्या कर जाओ, एंटर कर पाओ। अदरवाइज आपका अगर अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम इतना खराब है, उसका ही ऑर्गेनाइजिंग आपने अच्छे से नहीं किया है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों को उनकी ड्यूटीज, उनकी टास्क बता देते हो, उनको उससे रिलेटेड अथॉरिटी दे देते हो, तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे चीजों का। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करेगी कि आप चीजों का मैनेजमेंट बढ़िया से कर लो। मैनेजर को पता रहेगा कि उसको किसको सुपरवाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कब कब डिसीजन लेने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं, सबको अपने टास्क पता है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हो, डेलीगेशन कर रहे हो, मतलब लोगों को अथॉरिटी दे रहे हो एम्प्लॉयज को कि वो डिसीजन ले पाए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, नए आइडियाज के साथ आ पाए। इससे आप क्या कर पा रहे हो, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेट रहेंगे, लीडरशिप स्किल आएगी, आज उनको आपने अथॉरिटी दे दी है किसी डिसीजन को लेने की। ठीक है, तो आप उनको आगे के लिए रेडी करोगे, हायर पोजीशन के लिए रेडी कर लोगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके डेवलपमेंट और पर्सनल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला स्टेप क्या है कि ये देखो कि क्या आपका, जो हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट में, ये वही चीज है। तो पहले स्टेप में ये देखना है आपको कि आपके टोटल क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्या क्या काम होने, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उनको पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, और उसके बाद उनको छोटे छोटे टास्क में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दोगे तो एक ही लोड किसी एक इंसान पे नहीं आएगा। तो डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन। मार्केटिंग से रिलेटेड आपने वर्क आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड जो भी टास्क है, काम है मार्केटिंग, उसको छोटे छोटे टास्क में और डिवाइड कर दिया। तो आपको पहले काम को आइडेंटिफाई करना और उनको छोटे छोटे वर्क में डिवाइड करना। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो भी एक्टिविटी सिमिलर है, ठीक है, जो भी टास्क सिमिलर है, लाइक आपने देखा कुछ टास्क जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उनको क्या किया, एक जैसे ग्रुप में डाल दिया, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया और उनका एक एक डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे फाइनेंस रिलेटेड वर्क को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, मार्केटिंग रिलेटेड वर्क को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। ये वही है कॉन्सेप्ट वाला, ये प्रोसेस वही है। नेक्स्ट है, जब आपने ग्रुप कर दिया सिमिलर एक्टिविटीज को, देन आपको क्या करना है, उनको असाइन करना है, स्पेसिफिक टास्क आपको असाइन करना है हर इंडिविजुअल को, उनके स्किल्स, एक्सपीरियंस। जो लोग मार्केटिंग में अच्छे उनको मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क दे दिया, जो लोग फाइनेंस अच्छे उनको फाइनेंस से रिलेटेड टास्क दे दिया। तो राइट पर्सन को राइट जॉब में उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस करना है। नेक्स्ट, डेलीगेशन अथॉरिटी। उनको अथॉरिटी भी तो चाहिए होगी, आपने जिम्मेदारी तो दे दी, टास्क तो दे दिया, बट अथॉरिटी भी तो चाहिए होगी, तो आप उनको वो दे दो कि मैनेजर को अथॉरिटी दो कि वो बजट को अप्रूव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने जो की बात भी की थी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लो। सबको पता होना चाहिए किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉय है, और एक हायरार्की में आपको काम करना है। तो यही है स्टेप कि सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करो, सिमिलर टास्क को एक ग्रुप में करो, लोगों को उनकी ड्यूटीज को असाइन कर दो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस, उनको अथॉरिटी भी दे दो रोल के साथ साथ। उसके बाद एक स्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश कर दो कि किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कौन किसका बॉस है, ये सब। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है आपके ऑर्गेनाइजिंग की। ये भी बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया ना, तो उसी से ही रिलेटेड है सब कुछ, कि आपका मैनेजमेंट स्मूथ हो जाएगा जब सबको पता है किसको क्या काम करना है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, सबको उनके स्किल के हिसाब का टास्क मिला है, तो चीजों को मैनेज करना आसान होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, सबको अपना टास्क पता है, सब उसमें अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मेक्स ग्रोथ इजी। इफ कंपनी वांट्स टू ग्रो और एक्सपैंड, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन सेटिंग अप न्यू डिपार्टमेंट। अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है उसको कि नए डिपार्टमेंट को सेट कर पाए, एक नई टीम बना पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि वो यहाँ पे क्या करेगी, फिर से वही स्टेप करेगी, टास्क आइडेंटिफाई करेगी, उनको ग्रुप करेगी, लोगों को बताएगी, उनको अथॉरिटी देगी, स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेगी, तो आपकी ग्रोथ ईजी हो पाएगी। प्लस जब सही से सब लोग काम कर रहे होंगे
तो भी आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे और नए नए सेक्टर में एंटर कर पाओगे। नेक्स्ट इज पीपल बिकम एक्सपर्ट। आपने लिखा था यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है इन द सेंस कि जो लोग जिस चीज में अच्छे होते हैं उनको वही टास्क दिए जाते हैं, वो बार बार जब वही काम करते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है कि सबका काम क्या है और उनको किसको रिपोर्ट करना है, तो कोई भी क्लैश नहीं होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगा। ऑप्टिमम यूजर रिसोर्स की जो भी रिसोर्सेज आपके, चाहे वो ह्यूमन हो, मटेरियल हो, फाइनेंस हो, वो आप अच्छे से यूज कर ले जाते हो। ठीक है, क्योंकि सबको अपना टास्क पता है, सब लोग उसमें बेस्ट हैं, तो बिना रिसोर्स को वेस्ट करें अच्छे से एफिशिएंसी के साथ वो काम करेंगे। ठीक है, राइट टास्क राइट पर्सन को दोगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा है। ठीक है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, सारी इंप्लॉयज आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सबको पता होगा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेरा एचआर डिपार्टमेंट, हमें जब जरूरत है एक दूसरे की तो हम आपस में जाके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। इनकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, अगर आप लोगों को अथॉरिटी देते हो तो उनको इतनी पावर देते हो कि वो डिसीजन ले पाए, तो हो सकता है वो अच्छे डिसीजन लें, कुछ नया लेके आए, कुछ क्रिएटिव करें। ठीक है, इससे इंप्लॉयज में कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेट होंगे, तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है, मतलब किसी को अगर आपने अथॉरिटी दी है, पावर दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इसको पूरा करना है एक दिन में, तो मैं आपको कोई अथॉरिटी भी दूंगी कि आपको अगर कोई भी रिसोर्स की जरूरत हो, किसी चीज की गाइडेंस की, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू हैव दिस पावर। तो क्या है कि साथ साथ चलता है। अथॉरिटी मतलब है कि आपने लोगों को पावर दी कि वो ऑर्डर दे सकते हैं। अथॉरिटी मीन्स टू मेक द राइट टू मेक द डिसीजंस, गिव ऑर्डर एंड गेट थिंग्स डन। कि आपके पास ये पावर है कि अगर आपको लगता है कोई डिसीजन लेना तो आप वो ले सकते हैं, आपको लगता है किसी को आप कमांड देना है कि आपको ये काम ऐसे करना है तो आप वो करवा सकते हैं। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉस से सबॉर्डिनेट में फ्लो करती है, मतलब बॉस बताता है सबॉर्डिनेट को कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैनेजर को, जैसे आपने मार्केटिंग मैनेजर, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आपको मार्केटिंग टीम हैंडल करनी है, तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी होगी कि आपको जो भी मार्केटिंग टीम के लोग हैं उनको आप ऑर्डर दे सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो। तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि आपको पावर देनी है कि आप ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ड्यूटी टू डू द वर्क। ड्यूटी टू डू द वर्क मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, कि आपको एक जिम्मेदारी दी कि आपको जो भी काम दिया गया आपको करना है। जैसे मैंने मार्केटिंग मैनेजर को कहा तो आपको मार्केटिंग टीम हैंडल करनी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट क्या है कि बॉटम से टॉप आती है, मतलब एम्प्लॉयज टू बॉस। अब ड्यूटी जो आप दे रहे हैं जिसको काम टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मान लो मैं टॉप लेवल मैनेजर थी, तो मैंने आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर ये इंस्ट्रक्शन दिया, अब आप एज अ मार्केटिंग मैनेजर भी अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन या ड्यूटीज दोगे। ठीक है, टास्क दोगे कि आपको ये काम करना है। ठीक है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क गिवन बाय मैनेजर, मैनेजर जो भी टास्क देता है एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उस टास्क को करे। तो अथॉरिटी हमेशा ऊपर वाला जो बॉस है वो यूज करेगा सबऑर्डिनेट पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हमेशा दिखाएगा, जिम्मेदारी कौन करेगा, कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा, काम करेगा, वो है बॉटम टू टॉप, लोअर लेवल वाले। रिलेशनशिप क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, कि बैलेंस होना चाहिए। जो जिस भी पर्सन को आप अथॉरिटी दे रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है आपने, उसके लिए जो पावर चाहिए काम करने के लिए वो भी आपको कंप्लीटली उसको देना है। अगर किसी के पास जिम्मेदारी है लेकिन कोई पावर नहीं है तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज उसको, मान लो आपने कहा मार्केटिंग मैनेजर को कि एज अ टॉप मैनेजर मैंने आपको काम दिया कि आपको मार्केटिंग टीम को हैंडल करना है, बस मैंने उसको कोई पावर नहीं दी है कि आप उनको ऑर्डर दे सकते हो या उनसे जबरदस्ती अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ भी तो आप उनको फोर्स कर सकते हो, वो मैंने नहीं दिया आपको, तो क्या आप उनसे काम करवा ले जाओगे, नहीं करवाओगे, वो सुनेंगे क्योंकि उनको पता है आपके पास कोई पावर नहीं है। तो ये होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, आपको अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी देंगे। अगर आपको जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दी मैंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं दी तो आप मिसयूज करोगे, क्योंकि आपको पावर तो बहुत दे दी लेकिन जिम्मेदारी मैंने उतनी दी नहीं, तो आप मिसयूज करोगे, लाइफ में भी करते हो। और अगर मैंने आपको टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी लेकिन अथॉरिटी कम दी, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस इन द सेंस कि यार इतना जिम्मेदारी दे दी, इतना काम दे दिया, ये करो हैंडल, वो करो हैंडल, लेकिन पावर तो दी नहीं है इंस्ट्रक्शन देने की, या दी है तो बहुत लिमिटेड दी है। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, लेट्स से यू टेल योर टीम मेंबर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। जैसे आपने अपने टीम मेंबर को बोला कि आपने को क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन उनको आपने ये पावर नहीं दी कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेटा चाहिए आपको या लोगों से कांटेक्ट करना है वो आप कर सकते हो।
वो अथॉरिटी आपने नहीं दी, तो आपको क्या लगता है वो उस टास्क को कर ले जाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये इमेजिन करो कि आपने उनको पूरी पावर दी कि जो डेटा चाहिए वो लेके आओ, सर्वे करना है करो, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार करके दो मुझे, तो वो उस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी आप उसको दो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो भी अथॉरिटी है वो आपके टॉप के पास है। इन सेंट्रलाइजेशन जितने भी मेजर डिसीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? वो उन ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो बिग डिसीजंस नहीं ले सकता। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में सारी पावर है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, जितने भी मेजर डिसीजन होंगे वो टॉप लेवल ही लेगा, और वो लोअर लेवल को बताएगा कि आपको ये करना है। लोअर लेवल का कोई राइट नहीं है उस डिसीजन को लेने का, ठीक है। जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल सारे डिसीजन लेता है और टीचर्स उसको फॉलो करता है। ये सब क्या है? सेंट्रलाइजेशन है, कि अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है डिसीजन की? टॉप के पास है। फीचर्स की बात की जाए तो मोर कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक ही को डिसीजन लेना है, टॉप लेवल को लेना है, सबसे तो सलाह लेनी ही नहीं है, तो वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा। लेस फ्रीडम एट लोअर लेवल, ये चीज देखने को मिलेगी कि जो लोअर लेवल है उनको आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं कि वो भी अपना से कर पाए इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है सेंट्रलाइजेशन की। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चल सकते हो, क्योंकि डिसीजन सिर्फ एक ही इंसान ले रहा है, तो उसका सारा सारा कंट्रोल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि उसी को ही सारे डिसीजन लेने, तो उसके पास ही सारी पावर है, तो समझ जाएगा कैसे क्या कंट्रोल करना है, कैसे क्या हैंडल करना है। दूसरा है क्विक इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ऑफ कोर्स सारे डिसीजन एक ही जगह से आने हैं तो जल्दी हो जाएंगे और जल्दी से अप्लाई हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। कॉस्ट इफेक्टिव, कोई जरूरत नहीं है आपको कि बड़े बड़े मैनेजर हायर करो हर डिपार्टमेंट में वो डिसीजन, क्योंकि आप तो डिसीजन सिर्फ टॉप में ले रहे हो, टॉप लेवल ले रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग हाई लेवल मैनेजर हायर क्यों करने की जरूरत है, उनको तो डिसीजन ले रही है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव आपके पैसे बचेंगे। बेटर कोऑर्डिनेशन, वन अथॉरिटी मेक डिसीजन सो कंफ्यूजन, जब एक ही अथॉरिटी डिसीजन लेती है तो जो भी कंफ्यूजन होती है तो दूर हो जाती है, क्योंकि एक ही बता रहा था क्या करना है किसको, तो ये जो कंफ्यूजन है कि मुझे पता नहीं है डिसीजन तो मुझे भी लेने थे, वो नहीं होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ओवरलोडेड टॉप मैनेजमेंट, अब भाई सारे डिसीजन तो टॉप लेवल को लेने हैं, तो उसके ऊपर बर्डन तो आ ही जाएगा कि सारे डिसीजन को लेने, छोटे छोटे भी डिसीजन को लेने, जिससे वो अगर बिजी है तो उसके ऊपर बिजी हो जाएगा, और ठीक है दूसरा स्ट्रेस हो जाएगा, सब मुझे ही, मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है। स्लो डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस, जो डिपार्टमेंट है सिंस वो डिसीजन तो ले नहीं रहे हैं खुद, वो तो टॉप लेवल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेंगे कि वहां से अप्रूवल पास हो तो हमारा फायदा हो, तो डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस में स्लो होगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को तो आप डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय नहीं अलाउ नहीं कर रहे हो, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, तो उनका चांस चांस है ना कि ग्रो करने का, थिंक करने का, सोचने का क्या हम कर सकते हैं, कि जो जिस चीज में है ना उसको ज्यादा पता होता है कि हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, तो जब वो नहीं है तो लैक ऑफ इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, तो वो डिमोटिवेट होंगे। डिमोटिवेटेड स्टाफ वही है कि डिसीजन आप उनको नहीं दे रहे हो, तो उनको लगे आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हो, अंडर वैल्यूड है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे सेंट्रलाइजेशन बहुत डिले क्रिएट कर देगा और मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे आपको अलाउ करना होगा सारे डिपार्टमेंट्स को कि वो अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले, अगर टॉप ही दे रहा है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत समय लग जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? यहाँ पे अथॉरिटी शेयर की जाती है, अपोजिट है सेंट्रलाइजेशन की, यहाँ पे अथॉरिटी क्या करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, यानी कि सारी अथॉरिटी टॉप लेवल में रखा है, बल्कि वो लोअर लेवल के साथ भी उसको शेयर करता है, तो मैनेजर्स, टीम लीडर, डिपार्टमेंट के लीडर वो सब भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक भी कंपनी में जो ब्रांच मैनेजर, अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर वो भी अपने डिसीजन ले सकते हैं, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर क्या है? पावर सारे लेवल पे शेयर होती है। लोकल डिसीजंस को हम करते हैं कि इनकरेज करते हैं कि आप अपने अपने लेवल पे डिसीजंस लो, एम्प्लॉय को सिंस चांस मिल रहा है डिसीजन लेने का तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज की बात की जाए तो डिसीजन मेकिंग क्यों क्विक होगा, हर ब्रांच डिपार्टमेंट को टॉप लेवल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, तो फास्ट होगा। बर्डन हट गया टॉप मैनेजमेंट से, क्योंकि अब सब डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं, एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे सिंस वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटर कंट्रोल है लोकल लेवल, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है लोकल लेवल पे तो लोकल मैनेजर उसको जल्दी से हैंडल कर ले जाएंगे, तो कंट्रोल रहेगा बढ़िया सा। प्रमोट लीडरशिप एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस मिलेगा डिसीजन मेकिंग में और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे।
डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी खुद की पॉलिसीज बना रहे हैं, डिसीजन के लिए अलग अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, लोअर लेवल मैनेजरों के बाद नॉलेज एक्सपीरियंस तो है नहीं, हो सकता है पुअर डिसीजन ले लें। मोर कॉस्टली, आपको मैनेजर हायर करने पड़ेंगे जो स्किल हो हर ब्रांच यूनिट में, ठीक है, उनको अच्छी सैलरी देनी होगी क्योंकि आप उनको जिम्मेदारी दोगे कि आपको इस लेवल के डिसीजन लेने हैं। कोऑर्डिनेशन बिकम हार्ड, लोगों के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज को आपस में एक पेज पे आना डिसीजन लेने में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मे वी कैन टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट को कभी कभी लग सकता है कि मेरा साथ जो कंट्रोल है डेली ऑपरेशन वो चला गया है, क्योंकि डेली जो डिसीजन हैं वो अपने अपने लेवल पे डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, तो उसको लगेगा कि शायद इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप, कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके का हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है कैसे आपके लोग ग्रुप करे गए हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है और कैसे काम हो रहा है आपकी कंपनी में, कैसे उसका फ्लो है, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कि लोगों को आपने कैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको कैसे अरेंज किया है, ठीक है, कैसे वो किसको कौन रिपोर्ट करेगा, ये हायरार्की आपने बनाई है, यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपका टाइप्स क्या है? पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, वर्क वाइज डिवीजन। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो कि लोगों को काम के वाइज आपने क्या किया? डिवाइड किया है। एम्प्लॉयज आर ग्रुप बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। जैसे जो लोग मार्केटिंग करते हैं वो मार्केटिंग में आपने रख दिया, फाइनेंस में मैंने हैंडल करते हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो यहाँ पे जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया है वो आपने वर्क वाइज बनाया है, कौन किस चीज का काम कर रहा है उसको उसी उसी सेक्टर में आपने डाल दिया है। जैसे कि कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, अलग अलग काम के हिसाब से होते हैं, जिसका जो स्ट्रीम है वो उस हिसाब में उस सेक्शन में चला गया। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका इसमें एडवांटेज क्या है कि स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में उनको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट रखा है, सबको अपने अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगे, मार्केटिंग को अपना पता है, फाइनेंस को अपना पता है, मैनेज करना ईजी होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग तो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करेंगे और बोरिंग हो जाएगा, आपको बार बार मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का ही काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए हो जाएगा मोनोटोनस कि वही एक टास्क है मेरे पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या एरिया वाइज डिवाइड करते हो, मीन्स व्हाट हैपेंस हियर, अ कंपनी इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर। जब आप कंपनी को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कि वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस रीजन के हैं, कौन से उनके कस्टमर्स हैं, उसके बेसिस में ईच डिवीजन हैज इट्स ओन मिनी टीम फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। जैसे क्लोथिंग कंपनी है उसका डिवीजन क्या है, जो लोग प्रोडक्ट मेंस वेयर बना रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट में, वुमेन्स वेयर बना रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट, जो किड्स वेयर बना रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट में, सबका खुद का एक स्टाफ है, सबकी खुद की मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस टीम है। तो इस तरीके से जब डिवाइड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोडक्ट या एरिया वाइज। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेज क्या है, हर एक एक एरिया पे एक एक प्रोडक्ट पे आप ध्यान दे पाओगे, ठीक है, किड्स वेयर है, मेंस वेयर है, वुमेन्स वेयर, तो आप एक एक डिपार्टमेंट में ध्यान दे पाओगे। हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिसीजन लेगा, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना इजी होगा, किड्स वेयर के क्या परफॉर्मेंस है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, सबका अपना अपना डिवीजन बना दिया आपने, सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग, सबके अपने फाइनेंस, तो खर्चा तो होगा। लेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन डिवीजन, आप अपने अपने डिवीजन जो है वो आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे नहीं सब, क्योंकि सबका अपना अपना काम अलग है, तो लोग अपने अपनी डिवीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, डबल बॉस सिस्टम। ये कहता है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि जहां पे एम्प्लॉयज दो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, जैसे वन फॉर देयर डिपार्टमेंट, जैसे एक मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं अपने मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करूंगी और दूसरा मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करूंगी, जैसे उससे रिलेटेड कोई एड कैंपेन चल रहा है, सपोज यू आर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट बट ऑल्सो वर्किंग ऑन स्पेशल इवेंट, तो आपको दोनों मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मार्केटिंग मैनेजर को भी, इवेंट मैनेजर को भी। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जहां पे आप दो बॉस को रिपोर्ट करते हो। गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम, आप दोनों डिपार्टमेंट को कर रहे हो तो अलग अलग टीम में आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, दोनों जगह आपको रिस्पॉन्सिव हो, फ्लेक्सिबल हो। कंफ्यूजन देखो होगी, डिसएडवांटेज भी, दो बॉस है, रिपोर्ट करना है, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, टेम्पररी टीम्स। लास्ट है कि यहाँ भी होता है जब टीम्स आप फॉर्म करते हो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बेस पे, वंस द वर्क इज डन द टीम इज डिसॉल्व, मतलब कि आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया ऑर्गेनाइजेशन का, जो टीम बनाई है वो बनाई कि आपका टास्क क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, और एक बार वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया आपने टीम को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जैसे एक ऐप डेवलपमेंट टीम बनाई आपने, जैसे ऐप बन गया वैसे वो टीम खत्म होगी, एज आप सारे मेंबर दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर गए।
तो फुल फोकस होगा प्रोजेक्ट में, जो टीम जिस चीज के लिए बनी, जिस प्रोजेक्ट बनी है उसके में फोकस करेगी। फास्ट और गोल ओरिएंटेड, सबको अपना पता है कि गोल क्या है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये टेम्पररी है, बट डिजॉल्व गया, खत्म। लेस जॉब सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयज अगर इसके लिए हायर करे हुए हैं, प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए, एक बार प्रोजेक्ट खत्म तो आपका भी रोल वहां पे खत्म। ठीक है गाइस, तो हमें ये डिस्कस किया आपका ऑर्गेनाइजिंग की यूनिट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।